नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के अपन प्रश्न लेकर के आए हैं, वो हैं कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन व्यापारिक बैंकों पर। तो पहला प्रश्न दिया है कि यूरोपीय पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक है वो कौन सा था। तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला जो कॉमर्शियल बैंक रहा है वो रहा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है, जिसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुई थी। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला जो बैंक रहा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है, और इसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुई थी। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न दिया है कि पूर्ण रूपेण भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा है, जो पूरी तरह से भारतीय है। तो पूर्ण रूपेण भारत का पहला जो व्यापारिक बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है, और पंजाब नेशनल बैंक की इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ध्यान रखना साहब, तीन चीजें हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक पूछता है तो अपने का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में हुई थी। सीमित देयता के आधार पर भारत का पहला व्यापारिक बैंक हमारे से पूछता है तो अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई है। और पूरी तरह से भारत का पहला व्यापारिक बैंक हमारे से पूछता है तो पूरी तरह से भारत का पहला व्यापारिक बैंक है ये बेटा जी पंजाब नेशनल बैंक रहा है, और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आप देखें तो 1894 में हुई है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है वो बेटा 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। बेटा तीन बैंक थे, एक तो बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक थे बेटा। इसकी स्थापना हुई थी 1806 में, इसकी 1840 में, और इसकी हुई थी 1843 में। ये तीन बैंक थे। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया, इनको मर्ज किया 1921 में, और 1921 में मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा, बी होगा। फिर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना बेटा 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुई है। किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, इंपीरियल बैंक से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण करके बेटा जी 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान समय में हमारे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 आप देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैं आपको बता चुका हूं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी, और ये पूरी तरह से भारत का पहला है वो व्यापारिक बैंक है। फिर प्रश्न संख्या 6, वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो ये मैं बता चुका हूं कि वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है। प्रश्न संख्या 7,
नरसिंगम समिति का संबंध किससे है? ये बेटा पीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी पीएसआई में कि नरसिंगम समिति का संबंध है वो किससे है? तो नरसिंगम समिति का संबंध है वो बैंकिंग सेवाओं में सुधार से है। बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए नरसिंगम समिति है, इसका गठन किया गया है, नरसिंगम। और नरसिंगम समिति भी दो बार, पहली बार 1991 में, दूसरी बार 1998 में, ठीक है। और इसी प्रकार से दामोदरन समिति, दामोदरन समिति इसका गठन हुआ था 2011 में। और चाहे नरसिंगम समिति पूछ ले, चाहे दामोदरन समिति पूछ ले, इन समितियों का संबंध जो रहा है वो बेटा बैंकिंग सेवाओं में सुधार से रहा है। अगली चीज आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 8, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार खारा है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार खारा है, जिसको आप डी के खारा भी कहते हैं, डी के खारा भी लिख देता पेपर सेटर, डी के खारा। शक्तिकांत दास तो बेटा वो आरबीआई के गवर्नर है, अभी आरबीआई के गवर्नर है। और यह हमारे से पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार खारा है, डी के खारा है। नेक्स्ट, 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपको पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करने, किसानों और लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को ऐसे बैंक जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, 50 करोड़ से अधिक थी, ऐसे 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये राष्ट्रीयकरण की डेट आप पूछिए तो राष्ट्रीयकरण की डेट है 19 जुलाई 1969 थी। नेक्स्ट आप देखिए, निम्न में से सबसे कम या शून्य ब्याज दर किस खाते पर होती है? बेटा ये खाते दिए हैं कि किस खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर वो शून्य होती है। तो चालू खाते में जमा राशि है उस पर ब्याज की दर शून्य होती है। चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, चालू खाते में एक कार्य दिवस में आप कितने ही बार धन जमा करवा सकते हो, कितने बार धन की निकासी कर सकते हो, पर चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है, यानी ब्याज की दर शून्य होती है। तो अपने आप ब्याज की दर क्या होगी? न्यूनतम होगी। अगला आप देखें, प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक ब्याज दर किस खाते पर होती है? इन चारों में से सबसे ज्यादा जो ब्याज होता है वो एफडी पर होता है। सावधि जमा खाता पर ब्याज की दर वो सबसे ज्यादा होती है। किसके ऊपर? एफडी, फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दर है वो सबसे ज्यादा होती है। बेटा को ध्यान रखना, एफडी पर ब्याज की दर सबसे ज्यादा क्यों होती है? एफडी पर ब्याज की दर सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एफडी में एकमुश्त धनराशि जमा करवाई जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा करवाई जाती है। ब्याज की दर इसमें टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग होती है। तो अपन ब्याज की दर तो फिक्स तो नहीं बता सकते कितना ब्याज मिलता है, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग होती है। पर ये कह सकते हैं कि इन चारों खातों में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है? एफडी पर मिलता है। फिर प्रश्न संख्या 12, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा किस खाते में होती है, किस खाते में दी जाती है? तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है किस खाते में ही जाती है, किस खाते में होती है? ये दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा किस खाते में दी जाती है? तो बेटा ओवरड्राफ्ट की सुविधा केवल चालू खाते में होती है। ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष की सुविधा केवल और केवल चालू खाते में होती है। अब प्रश्न आता है कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है? बेटा चालू खाते में बैंक अपने नियमित और विश्वसनीय ग्राहकों को
जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है। चालू खाते में बैंक अपने नियमित और विश्वसनीय ग्राहकों को जमा राशि से अधिक राशि निकालने की परमिशन देता है। इसी को कहा जाता ओवरड्राफ्ट, इसी को कहा जाता अधिविकर्ष। तो ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष की सुविधा जिस खाते में होती है वो खाता कौन सा है? वो चालू खाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। तो बेटा जमाई स्वीकार करना बिल्कुल करता है। विभिन्न प्रकार के खाते खोल करके व्यापारिक बैंक हैं वो हमारी जमाओं को स्वीकार करते हैं। ऋण प्रदान करना, व्यापारिक बैंक ऋण भी देते हैं। साख का सृजन करना, बिल्कुल सही बात है, साख सृजन का काम है, ये व्यापारिक बैंकों का होता है। साख पर नियंत्रण करना, बेटा साख नियंत्रण का काम है, ये व्यापारिक बैंकों का नहीं होता है। साख नियंत्रण का काम है, ये तो किसका होता है? आरबीआई का होता है। साख का सृजन काम है वो व्यापारिक बैंकों का है, और साख नियंत्रण का काम वो किसका होता है? साख नियंत्रण का काम है वो आरबीआई का होता है। तो बेटा जी इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या वो 11 है। ध्यान रखना, राष्ट्रीयकरण हुआ तो 20 का था। राष्ट्रीयकरण हुआ तो 20 का था। एक तो हुआ था 19 जुलाई 1969 को, कितने बैंकों का? 14 का। और एक हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को, कितने बैंकों का? 6 का। यानी टोटल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 20 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पर बेटा समय समय पर विभिन्न बैंकों को आपस में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, मिला दिया। और प्रेजेंट में आज की बात करूं तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक उनकी संख्या 11 है। कितनी है साहब? 11। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, राजस्थान का जो राज्य सहकारी बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान का जो राज्य सहकारी बैंक है इसी को कहते हैं अपेक्स बैंक। राजस्थान का जो राज्य सहकारी बैंक है इसी को कहा जाता अपेक्स बैंक। और ये राजस्थान में सहकारिता का सबसे शीर्ष स्तर है और इसकी स्थापना है 14 अक्टूबर 1953 को हुई है। और राजस्थान का जो राज्य सहकारी बैंक है इसका मुख्यालय वो कहाँ है? जयपुर में है। ध्यान रखना, राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक की राजस्थान का राज्य सहकारी बैंक है, इसको अपेक्स बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई और इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ है? जयपुर में है। और यह है राजस्थान में सहकारिता का सबसे शीर्ष स्तर है। तो उत्तर कौन सा हो गया इसका? ए उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 16, वर्तमान समय में राजस्थान में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक हैं? केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 29 है। ध्यान रखना, पहली बात तो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो जिला स्तर पे होते हैं। जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होते हैं जो कि सहकारिता का मध्यम स्तर होता है उनको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। और केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या अभी राजस्थान में है वो 29 है। अब आपके दिमाग में फिर बात आ रही होगी कि साहब राजस्थान में जिले तो 33 है, केंद्रीय सहकारी बैंक उनकी संख्या 29 क्यों है? तो बेटा राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। कौन कौन सा? करौली, धौलपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। ये राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें बेटाओ केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। तो अपने आप क्या हो गया? जिले कितने? 33। 33 में से 4 जिलों में नहीं है तो अपने आप संख्या कितनी रह गई? 29 रह गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17,
राजस्थान में प्रथम प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? आपको पता है प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं वो सहकारिता का सबसे निम्न स्तर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। और बेटा इस बार कॉमर्स व्याख्याता में ये प्रश्न दे दिया गया था कि प्राथमिक सहकारी साख समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 10 हो सकती है। और हमारी राजस्थान में पहली प्राथमिक सहकारी साख समिति 1905 में स्थापित हुई थी और भिनाई में, और भिनाई कहाँ है? अजमेर में। ध्यान रखना, राजस्थान में पहली प्राथमिक सहकारी साख समिति है, इसकी स्थापना 1905 में भिनाई में हुई थी और भिनाई का अजमेर में है। ध्यान रखें, प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं, ये सहकारिता का सबसे निम्न स्तर है। ये समितियां ग्रामीण स्तर में होती हैं और इन समितियों की न्यूनतम सदस्य संख्या वो 10 हो सकती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। फिर देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 18। प्राथमिक सहकारी साख समितियां कृषि कार्यों के लिए कौन सा ऋण उपलब्ध करवाती है? बेटा प्राथमिक सहकारी साख समितियां वो कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। प्राथमिक सहकारी साख समितियां कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है। और अल्पकालीन वित्त वो होता है जो 15 माह की अवधि के लिए दिया जाता है। ऐसा कृषि वित्त जो 15 माह की अवधि के लिए दिया जाता है उसको अल्पकालीन कृषि वित्त कहा जाता है। और ये प्राथमिक सहकारी साख समितियां ये कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन वित्त ही उपलब्ध करवाती हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि अल्पकालीन कृषि वित्त हैं वो किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों का क्रय करने और मजदूरी का भुगतान करने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए प्रश्न संख्या 19 है। वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या कितनी है? बेटा भूमि विकास बैंक है, इनका ढांचा द्विस्तरीय होता है। भूमि विकास बैंक है, इनका ढांचा है वो द्विस्तरीय होता है। भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक इनका ढांचा द्विस्तरीय होता है। एक तो होता है जिला स्तर, जिला स्तर, और एक होता है राज्य स्तर। जिला स्तर पे होते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ठीक है साहब। और राज्य स्तर पे होते हैं वो राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा है कि जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है उनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या वो 36 है। तो फिर यहाँ आपके दिमाग में बात आ गई, बोले साहब राजस्थान में जिले तो 33 ही है, राजस्थान में जिले तो 33 ही है, फिर सर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या 36 क्यों बता रहे हैं? तो बेटा राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, अजमेर और श्री गंगानगर। गंगानगर, इनमें प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या 2-2 है। जोधपुर में भी 2 है, अजमेर में भी 2 और गंगानगर में भी 2 है। तो अब 33 से लेके 33 तो वो हो गए और 3 जिलों में एक एक एक्स्ट्रा हो गए, यानी 3 ये हो गए। टोटल संख्या कितनी है? 36। तो वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या वो 36 है। अगला आप देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है। राजस्थान के राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और राज्य भूमि विकास बैंक है वो राज्य स्तर पे होता है और राजस्थान का राज्य भूमि विकास बैंक है, इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। 26 मार्च 1957 को राजस्थान के राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जयपुर में है।
राजस्थान के राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय वो कहाँ है, आपका जयपुर में है। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 21, ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किस बैंक की स्थापना हुई। देखो, गांव में आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं उनको गांव में ही वित्त उपलब्ध हो जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेटा जो बैंक स्थापित हुए वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इन बैंकों को कहते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। और इन बैंकों की स्थापना है वो आपको पता 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। तो ये है कि स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कौन से बैंक स्थापित हुए, तो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुए, आरआरबी हुआ। और आरआरबी है, इसका नाम है रीजनल रूरल बैंक। प्रश्न संख्या 22, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी अभी मैंने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना है वो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। और इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य रहा है वो है गांव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो लोग हैं उनको गांव में ही वित्त उपलब्ध करवाना, इसका बेटा उद्देश्य रहा है। और ध्यान रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, नाबार्ड का होता है। तो उत्तर कौन सा होगा इसमें, ए। प्रश्न संख्या 23 की नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो नाबार्ड का मुख्यालय बेटा बंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड का मुख्यालय बंबई में है। नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में है। बेटा नाबार्ड है, इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नाबार्ड है, इसको कृषि वित्त की शीर्ष संस्था कहा जाता है। और नाबार्ड के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो गोविंद राजू चिंताला है, GR चिंताला नाबार्ड के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। फिर आप देखिएगा प्रश्न संख्या 24, यदि बैंकों के पास नकद कोष प्रवृत्ति अधिक होती है तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा पहले बात तो साख सृजन होता क्या है। व्यापारिक बैंक अपने ऋण देने की प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रा को मार्केट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। व्यापारिक बैंक अपने ऋण देने की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जमाएं हैं उनको मार्केट में रोटेट करते हैं और उसमें कई गुना मूल्य की क्रय शक्ति पैदा कर देते हैं। इसको तो कहा जाता है साख का सृजन। इसको कहा जाता है साख का सृजन। साख का सृजन डिपेंड किस पे करता है, साख का सृजन डिपेंड करता है बैंकों की नकद रखने की प्रवृत्ति पर। यदि बैंकों के पास नकद रखने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो बेटा वो साख का सृजन कम होता है। और यदि बैंकों के पास नकद रखने की प्रवृत्ति कम है तो साख का सृजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि नकद कोष प्रवृत्ति अधिक है। अब नकद कोष प्रवृत्ति अधिक है तो साख का सृजन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि नकद रखने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो साख का सृजन अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। इसका उत्तर कौन सा हो गया बेटा, वो ए हो गया। नेक्स्ट, भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखना, भारतीय महिला बैंक है, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी के 96वें बर्थडे पे हुई थी। इंदिरा गांधी के 96 बर्थडे पर बेटा भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। बम्बई में तो स्थापना हुई थी और हेड ऑफिस का रखा गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस रखा गया था। तो इंदिरा गांधी के 96वें जन्मदिन पे हुई। तो इंदिरा गांधी का 96वें जन्मदिन है वो 19 नवंबर 2013 को था। 19 नवंबर 2013 को बम्बई में इंदिरा गांधी के 96वें बर्थडे पर बेटा वो भारतीय महिला बैंक इसकी स्थापना की गई थी। और अब तो आपको पता है भारतीय महिला बैंक है, इसको SBI में मर्ज कर दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक की स्थापना हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में स्थापित हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण करके जिस बैंक की स्थापना की गई है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। और एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को बेटा जी भारतीय स्टेट बैंक की इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना हुई? तो बेटा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए दामोदरन समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो मैं बता चुका हूं, नरसिंगम समिति का संबंध भी बैंकिंग सुधार से है, दामोदरन समिति का संबंध है वो भी बैंकिंग सुधार से है। नरसिंगम समिति तो 2 बार गठित हुई थी, 1991 में पहली और 1998 में दूसरी, और दामोदरन समिति का गठन है वो 2011 में हुआ था। दामोदरन समिति का गठन 2011 में हुआ था। और ध्यान रखना, दामोदरन समिति का संबंध है वो किससे हैं? बैंकिंग सेवाओं में सुधार से संबंधित जो समिति रही है वो कौन सी है? दामोदरन समिति रही है। फिर आप देखें, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बेटा एलआईसी की जो स्थापना है वो हुई थी 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, इसीलिए ध्यान रखें प्रतिवर्ष 1 सितंबर को एलआईसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेटा आप देखें तो बीमा करने वाली 2 बॉडियां हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो होता है एलआईसी और एक होता है जीआईसी। ध्यान रखनी, ह्यूमन लाइफ का बीमा करने वाली बॉडी है वो तो कौन सी है? एलआईसी है। और एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और बेटा जी दूसरी है जीआईसी, वस्तुओं और सेवाओं का बीमा करने वाली जीआईसी है। और जीआईसी की स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी। तो ध्यान रखना, ह्यूमन लाइफ का बीमा एलआईसी करती है, वस्तुओं और सेवाओं का बीमा जीआईसी करती है। दोनों का हेड ऑफिस मुंबई में है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और जीआईसी की स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना बेटा 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई। ध्यान रखें, नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना बेटा जी 12 जुलाई 1982 को हुई है। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग स्वयं अपने पास रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, कॉमर्शियल बैंक है, सीबी है, इनको अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है वो स्वयं के पास रखना पड़ता है। और स्वयं के पास जो भाग रखा जाता है उसको कहा जाता है एसएलआर। देखो, कॉमर्शियल बैंकों को अपनी जमाओं का एक भाग तो क्या रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जो भाग रखा जाता है उसको तो कहते हैं सीआरआर, केस रिजर्व रेशो। और व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है अपने पास रखना होता है। और अपने पास जो भाग रखा जाता है उसको बेटा जी कहा जाता है, वो कहा जाता है एसएलआर। और एसएलआर होता क्या है? एसएलआर को अपन कहेंगे तरल वैधानिक कोषानुपात। तरल वैधानिक कोषानुपात, जिसको अपन क्या कहेंगे? एसएलआर। नकद कोषानुपात तो सीआरआर है, जो किसके पास रखा जाता है? आरबीआई के पास रखा जाता है। तरल वैधानिक कोषानुपात एसएलआर है, जो बैंक अपने पास में रखता है। खुले बाजार की क्रियाएं ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है।
जिसमें आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही है, इसमें आरबीआई बैंकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। अगला प्रश्न आप देखें तो देखिएगा, अपन ने बेटा कॉमर्शियल बैंक हैं, इन कॉमर्शियल बैंक से जुड़े हुए 30 प्रश्नों की चर्चा है इस क्लास में की है। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि बेटा भले ही प्रश्न 30 करवाए हो मैंने, पर हर प्रश्न में मैं 2, 3, 4 बातें उससे जो रिलेटेड बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो इन 30 प्रश्नों में लगभग आपके 100 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रश्न के साथ मैं बेटा 2, 3, 4 बातें बता रहा हूँ। अब इसको आप 3 से भी गुणा करते हैं तो 30 को 3 से गुणा करते हैं, लगभग 90 प्रश्न हैं वो आपके इसमें तैयार हो जाते हैं। तो देखिएगा, अपने बेटा कॉमर्शियल बैंकों से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगली क्लास में अपन फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।